क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा डायग्राम कैसे होगा। बेसिकली दो प्लेन्स दिए हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the line of intersection of the planes this and parallel to the x axis। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली हमें दो प्लेन्स दिए हुए हैं। सिचुएशन समझो, कुछ ऐसा प्लेन दिया हुआ है और एक दूसरा प्लेन है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई, राइट। दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ द प्लेन्स। और इस प्लेन का अगर नॉर्मल है तो वो ऐसे होने वाला है, राइट। और इस प्लेन का नॉर्मल कुछ ऐसे होने वाला है। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला हमें एक और प्लेन निकालना है ऐसा, जो कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। एंड प्लस एक और फैक्ट हमें दी हुई है कि इट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब सेकेंड फैक्ट का मतलब समझते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि बेसिकली इट डज नॉट हिट द एक्स एक्सिस, इट डज नॉट हिट द एक्स एक्सिस। और बेसिकली हिट के अलावा मैं बोल सकता हूँ कट द एक्स एक्सिस। ओके, इसका मतलब क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, जनरल कोऑर्डिनेट्स वो इस फॉर्म के होंगे 0, y, z टाइप्स। ओके, मतलब वाई जेड प्लेन से ही पास हो रहा है वो। और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब वाई जेड प्लेन से पास कर रहा होगा। ओके, तो अभी इस फैक्ट से हम एक थियरम यूज कर सकते हैं जो कि होता है फैमिली ऑफ प्लेन्स का। फैमिली ऑफ प्लेन्स जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होती है कि कोई भी लाइन जो कि किसी दो लाइन से पास कर रही हो, उसकी इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 होती है, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट। L1 एंड L2 आर योर ओरिजिनल लाइन जो तुम्हें दी है, दो लाइंस दिए हुए हैं, उसकी इक्वेशन। सिमिलर आइडिया मैं प्लेन्स में यूज कर सकता हूँ। तो प्लेन्स में कोई भी प्लेन जो कि इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हूँ, या फिर इन दोनों प्लेन्स की मुझे इक्वेशन दी हुई है जो कि मुझे दी हुई है, राइट। तो इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन से मैं कोई भी फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। वो होने वाली है बेसिकली P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। और अभी मुझे लैम्डा निकालना होता है बेसिकली इस सिचुएशन में। और मैं लैम्डा कैसे निकालूंगा, मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ट्राई करते हैं लैम्डा निकालने की। सो यहाँ से P1 क्या है, तुम्हारी प्लेन की इक्वेशन, दैट इज अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में लिखूँ, सो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 एंड P2 दैट इज बेसिकली 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू -4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इसमें डाल देंगे। सो बेसिकली यू विल गेट x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली x टाइम्स लिख देते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y टाइम्स 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z टाइम्स 1 माइनस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे इस चीज से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली ये मेरी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। बस मुझे इसमें लैम्डा की वैल्यू डालनी होगी ताकि मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद इसकी एक प्रॉपर इक्वेशन मिलेगी। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें हमें दिया हुआ है कि इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मैंने तुम्हें बोला कि जनरल कोऑर्डिनेट्स ऐसे होने चाहिए, यानी बेसिकली प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होनी चाहिए 0x प्लस सम by प्लस cz
प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, यानी यहाँ पे तुम x के कोएफिशिएंट को 0 पुट करो। ओके, सो बेसिकली उससे क्या आएगा, 1 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -12। बस अभी तुम्हें इस चीज को यहाँ पे डालना है और तुम्हें रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो यू विल गेट बेसिकली 0x हो जाएगा। ये चीज होने वाली है 1y टाइम्स 1 - 3/2 प्लस z टाइम्स 1 + 1/2 प्लस 4 टाइम्स -1/2 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, y इंटू 1 - 3/2 प्लस z इंटू 1 + 1/2 -4 इंटू -12 -1। ओके, सो यहाँ से 2 - 3 -1/2, सो -y/2 प्लस 3z/2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 -2 -1 यानी -3 इन प्लस, सो 3, सो -y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। ये तुम्हारी प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। तो और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r वेक्टर डॉट -1 -i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू 6, राइट, वेर r वेक्टर इज योर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये बेस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Find k if the slope of one of the lines given by this exceeds the slope of other by 6. Okay. Exceeds the slope of the other line by 6, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई तो स्लोप m1 है तो दूसरा स्लोप क्या होगा, m1 + 6। ओके, यानी बेसिकली m2 - m1 का जो मॉड है that is basically going to be 6. So you have to find k in that case. So how will we do that? तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, kx² + 8xy + y² इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन है। अब मुझे स्लोप्स में वैल्यू दी है कुछ, तो ठीक है, मुझे स्लोप्स में वैल्यू दी है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा। जब भी तुम्हें स्लोप्स में वैल्यूज दिए हो तो आइदर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ या फिर y - mx = c के फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं जब स्लोप्स में दिया होगा वैल्यू। तो इसको एक काम करते हैं, इसको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में लेके आते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे लेके आ सकते हैं, डिवाइड बाय x² ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाय x² ऑन बोथ साइड्स। सो यू विल गेट k टाइम्स 1, राइट, 8 टाइम्स y by x प्लस y² by x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज क्या बनेगी, और यहाँ पे y by x को m पुट करो। ठीक है, क्योंकि y = mx इक्वेशन होने वाली है। सो यहाँ से बनेगा m² + 8m, राइट, एंड प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कि दो रूट्स होंगे, m1 और m2, राइट। तो इसके अगर दो रूट्स है m1 और m2 जिसकी कि मुझे कुछ वैल्यू पता है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। सो मॉड ऑफ m1 - m2 का जो स्क्वायर होता है ये होता है मॉड ऑफ m1 + m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ m1 - m2 यानी 6² इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 + m2। अब इस चीज से m1 + m2 की वैल्यू क्या होती है, -8 डिवाइड बाय 1, राइट, और m1 m2 क्या होगा, c/a यानी k/1। ओके, सो यहाँ से -8² -4 टाइम्स k, सो 36 = 64 - 4k implies 4k is equal to 64 - 36, that is 8 2 6 5 4 3 2 28, what 614 या 6 5 4 3 या 28। तो k की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे मैंने तुम्हें बताया
तुम्हारी जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली dy बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स ऐसी होगी, या फिर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स टाइम्स एफ वाई इज इक्वल टू जी वाई ऐसी होगी। और दोनों केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बनते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर मैंने इस चीज़ को पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली सॉल्वेबल हो जाती है, ठीक है, इजीली सॉल्वेबल हो जाती है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली हमारा काम आसान करता है। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में होता है ई रेज़ टू पावर वो फंक्शन जो कि डिपेंडेबल वेरिएबल के अलावा लिखा हुआ है, यानी एफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पे वो फंक्शन जो कि डिपेंडेबल वेरिएबल के अलावा लिखा हुआ है, यानी एफ वाई, ठीक है, डी वाई डी एक्स जो भी। तो इस केस में हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो दोनों साइड से। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अभी इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये चीज़ क्या हो गई, f हो गई, और ये चीज़ क्या हो गई, g हो गई। तो बस तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी निकालना ईजी है। सो दैट विल बी ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल f dx। सो दैट इज ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, काफ़ी इजी। कभी कभी इसका सोल्यूशन भी निकालने को बोलेगा, तो सोल्यूशन में तुम्हें बस उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है पूरे इक्वेशन में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है पूरे इक्वेशन में, और फिर इक्वेशन सिंपल हो जाती है, ठीक है। अगर वो सिंपल नहीं हुई मतलब तुम कुछ गलती कर रहे हो, अगर वो सिंपल हुई तो फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हो, जो भी टेक्निक्स है इंटीग्रेशन से उससे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डुअल का क्वेश्चन है, ठीक है, डुअल ऑफ दिस। ओके ओके, सो डुअल बेसिकली कुछ नहीं होता है, बेसिकली इस चीज़ का हमें एक इक्विवेलेंट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है, एक इक्विवेलेंट ऑप्शन ढूंढना है। तो हम वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलने की कोशिश करते हैं। सो दिया हुआ है P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P। अब इस चीज़ को तुम कैसे ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट रूल से। बेसिकली इस चीज़ को कुछ इनटू समझो और इस चीज़ को प्लस समझो। सो A इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है, ऐसे समझो। तो वो हम कैसे लिखते हैं, A इंटू बी लिखते हैं प्लस A इंटू सी लिखते हैं, राइट। तो सबसे पहले इस सिंबल को हमें मल्टीप्लाई करना होगा ओरिजिनल कंपोनेंट से। सो P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन, क्योंकि ये वाला सिंबल आता है अभी, P डिसजंक्शन P, और ये किसके इक्वल है, P के बराबर। सो बस यही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। ओके, कोप्लेनरिटी के बारे में बोला हुआ है। तो ये कुछ ऐसा प्लेन होगा हमारे पास, और इसके ऊपर एक लाइन है, दूसरी लाइन कुछ ऐसी है। नॉट नेसेसरी दे आर पैरेलल, नॉट नेसेसरी दे आर एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग इज नॉट नेसेसरी। तो उसका एक का डायरेक्शन वेक्टर हमें दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है के टर्म्स में। दूसरे का डायरेक्शन वेक्टर मुझे दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ का एक पॉइंट निकाल देता हूँ और यहाँ का एक स्टैंडर्ड पॉइंट निकाल देता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन दोनों से एक लाइन बनाता हूँ, और ये जो ओरिजिनल लाइंस है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, और इस चीज़ को इसके साथ, इस लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, और उसको जीरो के इक्वल करता हूँ। मतलब बेसिकली इस लाइन का और उन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे बनने वाली लाइन का बॉक्स प्रोडक्ट करता हूँ, तो मेरा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो ही आना चाहिए। क्योंकि दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तब वो प्लेन के बाहर आएगा 90 डिग्री पे, और अभी उसका डॉट प्रोडक्ट करूँगा उसी प्लेन के साथ तो वो जीरो आएगा, क्योंकि 90 डिग्री है बीच में, राइट। सो यस, लेट्स डू दैट। तो लेट्स से मैं L1 बोल दूँ। L1 फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, सो दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अभी यहाँ पे मेरे को के डालना पड़ेगा, राइट। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के टाइम्स के कैप। ओके, के और के कैप यहाँ पे सेम नहीं है,
सिमिलरली L2 होगा यहाँ पे k टाइम्स आई कैप प्लस 2 टाइम्स जे कैप प्लस के कैप। अभी मुझे इन दोनों की लाइन निकालनी है, तो इसका जो पॉइंट है वो मुझे दिया हुआ है 2 3 4, राइट। ये जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है ये चीज ही पॉइंट है ना। सिमिलरली फॉर L2 दैट इज 1 4 5। अब इन दोनों की लाइन निकाल देते हैं L3। L3 कैसे निकलेगी, दिस माइनस दिस करके, ठीक है। सो 2 माइनस 1 यानी आई कैप प्लस 3 माइनस 4 यानी माइनस जे कैप प्लस 4 माइनस 5 यानी माइनस के कैप। तो हमें 3 लाइंस मिल गई, बस अभी इन तीनों का मैं बॉक्स प्रोडक्ट निकालूंगा। सो L1 L2 L3 must be equal to 0. Okay, so box product of 1 minus k 2 1 minus 1 minus 1, ये 0 आना चाहिए। अब k की वैल्यूज हमें मिल जाएगी। सो यहाँ से 1 टाइम्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स माइनस k माइनस 1 माइनस k टाइम्स माइनस k माइनस 2, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। सो 1 माइनस 2 होगा माइनस 1, ये होगा k प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर प्लस 2k, इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो k स्क्वायर प्लस 3k मस्ट बी इक्वल टू 0, ये आ गया। सो k टाइम्स k प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो ऐसे k की वैल्यू आ गई 0 या फिर k की वैल्यू होगी -3। सो ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी। नंबर 24 एरिया का क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस y एक्सिस एंड द लाइंस y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4 इज। ओके, लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज इट फर्स्ट। एरिया के प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारी विजुअलाइजेशन से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक ग्राफ आ जाता है और उस ग्राफ को ऐसे ऐसे कोई भी रैंडम फंक्शन दिया है, लेकिन वो रैंडम फंक्शन जो एरिया प्लॉट हो रही है वो एक स्क्वायर होता है या फिर एक नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर। तो इस नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर में अभी मुझे क्यों इंटीग्रेशन यूज करूं मैं, इंटीग्रेशन वाई शुड आई यूज इंटीग्रेशन। अगर मुझे स्क्वायर दिया है तो मैं डायरेक्टली साइड स्क्वायर कर दूंगा, रेक्टेंगल दिया है तो डायरेक्टली एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दूंगा, राइट। तो ऐसे थोड़ा लॉजिकली भी सोचा करो, ठीक है। तो एनीवेज लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to 4x square y axis and the lines this. Okay. अब इस एरिया का ये ग्राफ कैसे निकालेंगे। सो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 4x स्क्वायर। ओके, सो y इक्वल टू 4x स्क्वायर यानी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ओके। और ये ऐसे भी एक्सटेंड करेगा। सो ये होगा तुम्हारा y इक्वल टू 4x स्क्वायर। अभी तुम्हें कौन से लाइंस दिए हुए, y एक्सिस एंड द लाइंस y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4। तो ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। तो y इक्वल टू 4 मतलब हमारी कुछ ऐसे लाइन होगी, y इक्वल टू 4। सिमिलरली दिस इज y इज इक्वल टू 1। तो हमें कौन सा एरिया पूछा हुआ है, ये एरिया पूछा हुआ है, एरिया बिटवीन द y एक्सिस एंड y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये वाला। और क्योंकि मैंने y में लिमिट्स लिए तो ये 1 to 4 हो जाएगा। अभी मैं इस चीज़ को y में क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू रूट पाई बाय 4 यानी रूट y बाय 2। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रूट y बाय 2 dy। अब y का रूट y का इंटीग्रेशन होता है y रेज़ टू पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 और एक 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और इस चीज़ को हम 1 to 4 लेके जा रहे हैं। 2 कैंसिल हो गया। सो यहाँ से बनेगा 4 रेज़ टू पावर 3 बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। अभी 4 रेज़ टू पावर 3 बाय 2 क्या है, ये बेसिकली 8 है क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट यानी 2, 2 का क्यूब यानी 8। 8 माइनस 1 बाय 3 जो कि आंसर आएगा 7 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इट इज काइंड ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ओके, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन मतलब जो x और y है उसका फंक्शन दिया होगा लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल में दिया हुआ है। यहाँ पे इन केस यहाँ पे t में दिया हुआ है, ठीक है, और dy बाई dx पूछा होगा। तो बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि dy बाई dx इज बेसिकली dy बाई dt
dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से dy बाई डी टी निकालो, तो dy बाई डी टी क्या होगा, दैट विल बी बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गाय, सो डी बाई डी टी ऑफ a इंटू वन माइनस कॉस टी। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, वन का डिफरेंशिएशन होगा 0, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ऑलरेडी एक माइनस है, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस साइन टी, सो दिस बिकम्स a साइन टी। सिमिलरली dx by dt निकालते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू टी माइनस साइन टी, a इंटू टी माइनस साइन टी, दिस बिकम्स a कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन होगा 1, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos। तो हम इन दोनों को डिवाइड करना है, सो dy by dx विल बी बेसिकली a साइन टी डिवाइड बाय a इंटू वन माइनस कॉस टी। ये कैंसिल होगा, इसको ऐसे लिखो, साइन टी, वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, राइट। और साइन टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, राइट। तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, कॉस बाय साइन बिकम्स कॉट टी बाई 2, ऑप्शन बी। तो ऐसे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में कुछ भी हो सकता है, बस तुम्हें इस चीज को ऐसे सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, ओके, सो इट इज काइंड ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन। मैथमेटिकल लॉजिक और जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने पहले बोले हैं, वो ऐसे टॉपिक्स है कि उनका एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो ये टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज्यादा कोशिश करो, तुम्हें डायरेक्टली +2 मिल रहा है अगर तुम वो टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे तो। द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज P कंजंक्शन नेगेशन P इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, तो इसके बारे में बोलते हैं। दिया गया P कंजंक्शन नेगेशन P, ओके, तो इसको अज्यूम करते हैं कि P एक बार ट्रू है और एक बार अज्यूम करते हैं कि P फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, ट्रू कंजंक्शन नेगेशन ऑफ ट्रू बेसिकली फॉल्स, या फिर बनेगी फॉल्स कंजंक्शन ट्रू। और कंजंक्शन में ये दोनों चीजें, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होते तब तक इसका आंसर क्या होता है, फॉल्स ही होता है। मतलब कोई भी एक फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स ही होने वाला है। सो इज इट अ कॉन्ट्राडिक्शन, यस इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, P डिसजंक्शन नेगेशन P इज ऑलवेज अ टॉटोलॉजी। तो P डिसजंक्शन नेगेशन P में अगर तुम देखोगे तो P को अगर मैं अगेन ट्रू पुट करूँ तो ये ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स आएगा, और अब P को अगर फॉल्स पुट करूँ तो फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू आएगा। और डिसजंक्शन है बीच में, इसका मतलब इसका हमेशा आंसर क्या आने वाला है, ट्रू ही आने वाला है, राइट। सो इज इट अ टॉटोलॉजी, यस इट इज अ टॉटोलॉजी, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है निगेशन ऑफ निगेशन P डबल इम्प्लीकेशन P, ये भी एक टॉटोलॉजी ऐसे हमें पूछा है, ओके। सो निगेशन ऑफ निगेशन P, यानी फिर से मैं P को ट्रू और फॉल्स पुट कर देता हूँ। तो P जब ट्रू है सो ये निगेशन ट्रू यानी फॉल्स हो गया, और उसके ऊपर एक और निगेशन है यानी ट्रू हो गया, सो ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू, ट्रू का अगेन निगेशन होगा फॉल्स, सो फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, ओके। अब इसका डबल इम्प्लीकेशन का क्या मतलब होता है कि ट्रू, ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, इसका आंसर ट्रू होता है, ठीक है। और फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, इसका भी आंसर ट्रू ही होता है। सो इज इट अ टॉटोलॉजी, यस इट इज अ टॉटोलॉजी, सो इट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं P इम्प्लीकेशन Q डबल इम्प्लीकेशन निगेशन Q, ये चीज फिर से इम्प्लीकेशन है, ठीक है, निगेशन, इस चीज का हमें निकालना है, थोड़ा सी करते हैं। तो इसको हमें ट्रूथ टेबल से सॉल्व करना होगा। सो P Q, P इम्प्लीकेशन Q, नेगेशन Q, नेगेशन P, नेगेशन Q, इम्प्लीकेशन नेगेशन P, और फिर इसको अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 बोल दिया, सो बेसिकली 3 डबल इम्प्लीकेशन 6, ओके। ऐसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको T F F T F F T T ऐसे रख देते हैं। ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स,
फैक्ट है उसका इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा, तो वो फॉल्स होता है। फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू, फॉल्स। फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स मतलब कोई फैक्ट है जो कि फॉल्स है और उसका जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स है, यानी ये ट्रू होगा। ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू भी ट्रू ही होगा। अब नेगेशन क्यू करना है, सो टी एफ, नेगेशन पी करना है, सो एफ टी एफ, सॉरी एफ टी टी एफ, यस। negation q, implication negation p, true implication false is false, false implication true is false, true implication true is true, false implication false is true। अब इसका और इसका डबल implication, false का डबल implication false, that is true, false का डबल false against true, true का डबल implication true, true true, यानी ये क्या हो गया, बेसिकली टोटोलॉजी हो गई, टोटोलॉजी। हमें बोला है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, जो कि क्या होगा, फॉल्स हो गया। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, y e raised to power y dx is equal to y cube plus 2x e raised to power y dy। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तुम्हें इसमें क्या निकालना है, बेसिकली क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, and you have to find the solution and solution। ठीक है, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पार्ट देगा, सिर्फ सोल्यूशन निकालो इतना बोलने के लिए, या फिर कभी कभी तुम्हें सिर्फ इतना ही पार्ट देगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालने को बोल रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजी है निकालना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे बेसिकली अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, सो आई हैव टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म dx by dy प्लस x टाइम्स सम fy इज इक्वल टू gy, राइट। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रल fy dy, ओके। और सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, बेसिकली इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे फिर जो भी आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो काफ़ी सॉल्वेबल होगा। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट हियर। तो आई एम फाइंडिंग dx by dy, सो dx by dy इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा y क्यूब प्लस 2x e रेज़ टू पावर y डिवाइड बाय y e रेज़ टू पावर y, ओके। सो दैट इज बेसिकली इक्वल टू y क्यूब अपॉन y e रेज़ टू पावर y प्लस 2x e रेज़ टू पावर y अपॉन y e रेज़ टू पावर y। सो अभी तुम्हें x वाला जो टर्म है उसको इस साइड पे लेके आना होगा, सो आई विल बेसिकली राइट इट एज dx by dy माइनस, यहाँ से एक e रेज़ टू पावर y कैंसिल होगा, यहाँ से एक y कैंसिल होगा, y स्क्वायर होगा। सो दिस बिकम्स 2x by y इज इक्वल टू y स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस y से लिख दिया, ओके। सो यहाँ से आएगा dx by dy माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x टाइम्स 2 by y, और ये माइनस साइन को भी अंदर डालता हूँ, ओके, इज इक्वल टू y स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस y। तो अभी यहाँ से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस थिंग इज बेसिकली योर f एंड दिस थिंग इज बेसिकली योर g। सो योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 by y dy, that is basically going to be e raised to power minus 2, 1 by y dy का इंटीग्रेशन होता है ln y, so that is e raised to power ln, और इसको y raised to power minus 2 कर दिया। इसका मतलब क्या है, जब ये बेसिस सेम होते हैं तब ये चीज़ नीचे आ जाती है, so this becomes 1 by y square। तो ये है तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। So now let's talk about the solution of this equation। तो अगर मेरे पास इंटीग्रेटिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, dy by dx प्लस y टाइम्स f x, ओके, इज इक्वल टू gx। अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका सोल्यूशन जो होता है दैट इज y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू gx dx, ओके। तो बेसिकली जो वेरिएबल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसको वैसे लिख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू दैट फंक्शन विच इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड,
और विच इज नॉट रिटन विद द डिपेंडेबल वेरिएबल। तो फिर उस लॉजिक से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे dx बाई dy है, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 1 बाय वाई स्क्वायर। x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू दिस फंक्शन, सो y स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस y dy। तो ये आएगा x बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस y dy। ओके, so this will become x by y square is equal to e raised to power minus y का इंटीग्रेशन होगा e raised to power minus y डिवाइड बाय माइनस वन प्लस सी, यानी तुम्हारा जो इक्वेशन आने वाला है दैट इज बेसिकली x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस वाई प्लस सी और इसके साथ मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज योर फाइनल। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है। बेसिकली ये एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 to 3 dx अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें वी हैव टू फाइंड i। ओके, तो यूजुअली हम इसमें प्रॉपर्टीज तो यूज कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, लेकिन इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली मुझे कुछ प्रॉपर्टी दिख नहीं रही है। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से सोचना होगा। सो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या कहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम x को क्या रखो, tan थीटा रखो। ओके, सो यहाँ से dx क्या आएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, और लिमिट्स क्या आ जाएंगे हमारे, जब x की वैल्यू 1 है तब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज पाई बाय 4। ओके, सो पाई बाय 4, और जब x की वैल्यू 3 होगी सो इट विल बी tan इनवर्स 3। dx की जगह पे मैंने sec स्क्वायर थीटा d थीटा पुट किया डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा, एंड x इज बेसिकली tan थीटा। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, d थीटा अपॉन tan थीटा, सो इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा cot थीटा फ्रॉम पाई बाय 4 टू tan इनवर्स 3। cot का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, so sin theta from pi by 4 to tan inverse 3. So this is equal to log of sin of tan inverse 3 minus log of sin of pi by 4. So pi by 4 becomes ठीक है, pi by 4 रखते हैं के अंदर पुट करूंगा, sin के अंदर में। सो अभी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। सो ये कुछ ट्राइंगल होगा ऐसे, थीटा tan इनवर्स मतलब ये कुछ ऐसे है, तो ये चीज क्या होगी, 3 3 9 प्लस 1 10। सो साइन थीटा इस ट्राइंगल से क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो 3 बाय रूट 10। ओके, सो दिस बिकम्स लॉग साइन ऑफ साइन इनवर्स 3 by root 10। ब्रैकेट इसका और एक और ब्रैकेट माइनस लॉग साइन पाई बाय 4 इज लॉग 1 by root 2। ओके, सो बेसिकली तुम्हारा आंसर आएगा लॉग 3 by root 10 माइनस लॉग 1 by root 2। सो बेसिकली इट इज लॉग ए माइनस लॉग बी से लॉग 3 by root 10। सो रूट 10 को मैं रूट 2 इंटू रूट 5 लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 1 by root 2। तुम्हारा आंसर, फाइनल आंसर जो है दैट विल बी लॉग ऑफ 3 by root 5।